Thanks, sir. कहाँ तक किया था? सर वो डिफरेंस इन सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला क्वेश्चन करवा दिए थे? अच्छा, बस एक ही क्वेश्चन करवाया था? नहीं सर, दो का था, एक लीनियर वाला और एक हाइड्रोजन वाला। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। प्लीज बाद में कीजिए। फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये करवा दिया है? Find location of center of mass.
देखिए दो मास सिस्टम के लिए एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। अगर एक m1 मास यहाँ पे है और ये m2 मास है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो m1 के रेस्पेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास होगा r1 इज इक्वल टू m2 into distance between them divided by total mass। याद है लास्ट टाइम ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, क्यूब है। अगर हम लोग लॉजिकली सोचें, ये मान लीजिए एक आपका, अगर मैं क्यूब को देखूं तो फ्रंट साइड आपको एक स्क्वायर नजर आएगा, ठीक है, और जो बैक साइड है वो भी एक स्क्वायर है, ठीक। पीछे वाले स्क्वायर के वर्टेक्स पे एम एम रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बिल्कुल बीच में, ठीक है। इसका मतलब x कितना हो गया a/2 और y भी कितना हो जाएगा a/2। फ्रंट वाले स्क्वायर पे आ जाइए, ठीक। इधर 2m 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 है, इसका भी सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होगा। इसका भी x कोऑर्डिनेट कितना होगा a/2, y कोऑर्डिनेट कितना होगा a/2। अब देखिए ये दोनों मास आगे, एक मास पीछे है 4m और एक मास आगे है 8m, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है a, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे को x और y कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, मेरे को z कोऑर्डिनेट निकालना है। एक 4m मास इधर है, एक 8m मास इधर है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है a। 4m 8m और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस a। इसको आपने यहाँ पे माना है ओरिजिन पे, तो ZCM कितना हो जाएगा 8m into a divided by total mass 12 है। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया a/2 a/2 2a/3। आया समझ में? आपने पहले इसको सिमेट्रिकल सिस्टम में ब्रेक कर लिया, उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया। अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो हर एक का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा उनको, ठीक है, वो काफी लेंथी प्रोसेस। हो गया सर। सर हो गया। हो गया, ठीक है। अभी देखिए जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो किसके लिए एप्लीकेबल था, पॉइंट मास के लिए, ठीक। अब हम लोग क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए निकालना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक रॉड है, ठीक है, पूरा उसका मास क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एक डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, तो इसमें क्या है पूरा मास पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो यहाँ पे देखें हम लोग कौन कौन से टर्म यूज करते हैं, लैम्डा यूज करते हैं लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ते हैं, लैम्डा हम लोग यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, ठीक है। वही है यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए kg/मीटर,
सिग्मा यूज करते हैं एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, kg पर मीटर स्क्वायर। अगर पूरे एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, रो, वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, kg पर मीटर क्यूब। नोट कर लिया, हो गया नोट। यस सर। देखिए इसमें एक्सियम का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन dm into x divided by integration dm। x का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm एलिमेंट, ठीक है। देखिए सेम फॉर्मूला है जैसे कि हम लोगों ने एक्सियम इज इक्वल टू क्या लिखा था, m1 x1 प्लस m2 x2 so on divided by total mass। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब है, जब हमारे पास क्या हो, पॉइंट मास हो, जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। अगर मैं डिफरेंशियल एलिमेंट लूं तो उसको तो मैं पॉइंट मास मान सकता हूं ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम था उसमें छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया, उसका मास क्या है, डीएम, ये एक पॉइंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक। डीएम मास का ये x का मतलब क्या है, m1 कितनी डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, ठीक है, वही तो लिखते हैं x1, ठीक। वैसे हमने क्या लिखा, यहाँ पे डीएम का x कोऑर्डिनेट, इसका मतलब डीएम एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। अगर मैं डीएम एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल मास आ जाएगा, ठीक। उसी तरीके से YCM इंटीग्रेशन dm y डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm, ZCM इंटीग्रेशन dm z डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm। एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद फॉर्मूले लिखूंगा। सर हो गया। एक रॉड है, इसकी लेंथ L है, और यहाँ पे दिया हुआ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x kg पर मीटर। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्मली x पे डिपेंड कर रहा है, हर एक पोजीशन पे मास अलग अलग है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर हमें लोकेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिन डिसाइड करूंगा, ठीक। तो मैंने क्या किया, इसके एक एंड को ओरिजिन पे मान लिया, अब लॉजिकली ये बताइए कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। देखो लीनियर इसकी विड्थ क्या नेग्लिजिबल है, तो y कोऑर्डिनेट नहीं होगा इसका, ठीक। तो YCL तो आपका 0 है। अब हमें यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट मानना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, x डिस्टेंस पे
एक स्मॉल एलिमेंट मान ली dx, इसका स्मॉल मास कितना होगा? पर मीटर मास कितना है? लैम्डा। तो dx लेंथ का मास कितना होगा? लैम्डा dx। यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? dm इज इक्वल टू लैम्डा नॉट x dx। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हमें फॉर्मूला अप्लाई कर। xcm will be equal to integration dm into x divided by integration dm। dm की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, लैम्डा नॉट x dx। अब ये जो dm एलिमेंट है ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है? x का मतलब तो वही होता है, ठीक है, x डिस्टेंस पे इनटू x इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dm का इंटीग्रेशन लैम्डा नॉट x dx। यहाँ पे आप लोग x को कैंसिल मत कर दीजिएगा, वेरिएबल कभी भी कैंसिल नहीं होते मैथ्स में, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप लोग कर देंगे, मेरे को पता है कि एक एक्स कैंसिल कर दें, थोड़ा आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है? लैम्डा नॉट। इसको कैंसिल कर सकते हैं आप क्योंकि वेरिएबल नहीं है, ठीक। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय x dx। अब ये बताइए x कहां से कहां वेरी कर रहे हैं? 0 से लेके l तक, x ही है ना, ठीक। तो 0 to l कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो ऊपर कितना आ जाएगा? l³/3, नीचे कितना हो जाएगा? l²/2। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? ओरिजिन से 2l/3 पोजीशन पे। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Sir, 1 minute. 1 minute। देखिए फिजिक्स लग रही होगी टिपिकल, ठीक है, रोटेशन तक थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। अब टिपिकल क्वेश्चन ही स्टार्ट हो रहा है। आपने पढ़ा हुआ 11th-12th, आपको पता है कि इसके बाद फिजिक्स थोड़ी आसान हो जाएगी, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, एसएचएन वेव, ठीक है। अब ऐसे भी अगर सही से अगर पढ़ेंगे तो नीट में बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता, मैकेनिक्स में सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। नोट कर लिया? Yes. देखिए इस टेबल को याद रखिएगा सेंटर ऑफ मास के लिए। देखिए सी क्या है? कोन, टी ट्रायंगुलर प्लेट, एच हॉलो हेमिस्फीयर, आर सेमी सर्कुलर रिंग, एस सॉलिड हेमिस्फीयर,
डी सेमी सर्कुलर डिस्क। देखिए इसको याद करने का तरीका, यहां से स्टार्ट कीजिए 2 3 4, यहां पे लिखिए 4 3 2, यहां पे न्यूमरेटर में, यहां पे डिनोमिनेटर में, ठीक है। बस एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये वाली पाई 8 3 पाई, बस ये 3 टर्म आपको याद रखने पड़ेगी। अब कोण में अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास बताना है तो मैं किसके रिस्पेक्ट में बताता हूँ, ये कोण है आपका, ठीक है, ये कोण है। मैं सेंटर ऑफ मास किसके रिस्पेक्ट में बताऊंगा, हाइट के रिस्पेक्ट में, कि कितने हाइट पे है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है h/4, ठीक। ट्रायंगुलर प्लेट, ये अगर ट्रायंगुलर प्लेट है हाइट किसके रेस्पेक्ट में बताऊंगा, हाइट के रेस्पेक्ट में, कितने हाइट पे। हॉलो हेमिस्फीयर रेडियस के टर्म में, रिंग के केस में रेडियस के टर्म में, सॉलिड हेमिस्फीयर रेडियस के टर्म में, डिस्क में रेडियस के टर्म। हो गया। हो गया सर। नोट कर लिया आप लोगों ने? इस शेप का आपको क्या दिया हुआ है, एक प्लेट है, ठीक है। आपको यहाँ पे लोकेशन बताना है सेंटर ऑफ मास, फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग क्या मानेंगे, सिग्मा, ये मैंने मान लिया, ठीक। इसको दो पार्ट में देखिए, एक तो आपको स्क्वायर नजर आएगा और एक सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बिल्कुल सेंटर पे, ये मैंने कहा C1 सेंटर पे, ठीक। ये मास मान लिया M1 स्क्वायर का, ठीक है। ये एक डिस्क है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे होगा, अभी लिखवाया है, इसका रेडियस कितना है a, तो ये हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाई 3 पाई, मतलब कि इसका सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन पे और इस मास को मान लीजिए M2। अब तो ये दो मास सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया ना आपने क्वेश्चन को, तो देखिए ये M1 ये M2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताइए फिगर को देखते हुए, ये डिस्टेंस कितनी है a और ये 4r/3 पाई, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a प्लस 4a डिवाइडेड बाई 3 पाई। क्लियर है। अब
मेरे को लोकेशन बताना है, तो मैं किसी एक को ओरिजिन पे मानूंगा ना, इसको आपने ओरिजिन पे मान लिया, तो सेंटर ऑफ मास एक्सियम कितना हो जाएगा, m2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय टोटल मास। m1 m2 है कितना, m1 किसका मास था, स्क्वायर का, तो मैं क्या करूंगा सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर। m2 किसका मास है, सेमी सर्कुलर डिस्क का, सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क पाई r स्क्वायर बाय 2। मेरे को m1 m2 पर ऐसा सब वैल्यू पुट करूंगा, एक्सियम आ जाएगा। नोट कीजिए। आपकी मर्जी, इसको ले लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है C1 आपको ओरिजिन, क्लियर है सबको। अब देखिए कितने भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन भी देखा होगा टी शेप का, इसमें पूछा आपसे सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए ये आपको विड्थ दी हुई है 2 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। अगर मैं पहले वाले का सेंटर ऑफ मास, ऊपर वाला क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, इसको C1 मान लीजिए। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके बिल्कुल बीचों बीच, ठीक। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो C1 C2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 6। अब किसी को भी एक भी ओरिजिन पे मान के कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही कितने सारे फिगर बना दूंगा। C1 पर मास मान लीजिए m1 और C2 पे मान लीजिए m2। तो m1 कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया 10 इंटू 2, और m2 कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया 10 इंटू 2। तो देखिए m1 m2 दोनों इक्वल आ गए। अगर दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इन दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट पे, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे होगा। यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी होगी, 3, और यहाँ से भी डिस्टेंस कितनी होगी, 3। ये होगा सेंटर ऑफ मास। क्लियर है। चलिए ग्रेविटी प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से ज्यादा है, और कैविटी प्रॉब्लम कई जगह रिपीट होगा, यहाँ पे भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी, इलेक्ट्रोस्टैट में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। लेकिन कॉन्सेप्ट हर जगह एक ही है,
जैसे कि मान लीजिए एक डिस्क है, इसका रेडियस आपको 2 और गिवन, इसमें एक और डिस्क है, इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो आपके पास तो यही फिगर बचेगा ना। ठीक है, तो आपसे पूछा गया अगर मैं बड़े वाले डिस्क में से इस डिस्क को रिमूव कर दूं तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ध्यान से सुनिएगा। मैं एक फॉर्मूला डिराइव करा दूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैविटी में। ठीक, देखिए हम लोग कैसे करेंगे। अगर मैं लॉजिकली सोचूं, एक ये बड़ा डिस्क था, इसका सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल बीचों बीच में होगा ना। ठीक है, लेकिन अगर मैं इतने पोर्शन को रिमूव कर दूं, ये वाला पोर्शन आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, यहाँ पे ज्यादा मास है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इसको कई बार हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैविटी प्रॉब्लम या शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि हम लोग कैविटी क्रिएट कर दें तो सेंटर ऑफ मास आपका शिफ्ट हो जाता है। ठीक, तो मेरे को यही पता लगाना है कि ये कितना शिफ्ट हुआ, ये एक्स फाइंड आउट करना है कि कितना शिफ्ट होगा ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहाँ पे मानना पड़ेगा ओरिजिन, ये सेंटर आपका क्या है, ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट में आप बताएंगे पोजीशन। ठीक है अर्जुन, फिर इसमें कोई और अभी तो बताया, यही तो समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ओरिजिन किसको डिसाइड करेंगे कि जो कंप्लीट डिस्क था उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ओरिजिन होगा। अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, अगर मेंशन नहीं किया तो हम लोग किसको ओरिजिन मानेंगे, जो पूरा कंप्लीट डिस्क का सेंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको ओरिजिन मान लिया। अब देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन को पिक कैसे करें। मैं इसी क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक करता हूं। मैंने कहा कि एक डिस्क है, एक बड़ा वाला डिस्क है, इसका रेडियस आपका 2r। इसमें से मैंने क्या किया, एक छोटे वाले डिस्क को रिमूव कर दिया, यही कर रहा हूं ना। ठीक, मैं रिमूव कर रहा हूं तो मास ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। इसलिए मैं बड़े वाले डिस्क के लिए अगर मैं सिग्मा मान रहा हूं क्योंकि एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है मास। ठीक, तो इसके लिए क्या मानूंगा, माइनस सिग्मा, क्योंकि मेरे को रिमूव करना है इसको। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे को ओरिजिनल फिगर मिल जाएगा ना। बड़े वाले में से इतने छोटे वाले को मैंने रिमूव कर दिया तो मेरे को ओरिजिनल फिगर मिल गया जिसका निकालना था। अब इस पे आ जाएगी वापस, बड़े वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे था, बिल्कुल सेंटर पे, मतलब कि C1 पोजीशन पे। ठीक, और ये जो छोटा वाला डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसके सेंटर पे, C2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r के इक्वल। ठीक है, अब इसी को आपने ऐड किया ना, तो मतलब कि एक C1 पे है और एक C2 पे है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r। ठीक है, अभी मैं इस फॉर्मूले को जनरलाइज करने के लिए इसको मैं स्मॉल r मान रहा हूं, एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, C1 का मास कितना है, m1 बड़े वाले डिस्क का, और छोटे वाले डिस्क का मास कितना है, m2। m1 निकाल सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द बड़ा डिस्क पाई r स्क्वायर।
ये एरिया है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ सिग्मा A1, बड़े वाले डिस्क का एरिया। M2 मास क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा इंटू छोटे वाले डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसको मैं A2 मान लेता हूं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ओरिजिन पे मान रहा हूं ना C1 को, तो सेंटर ऑफ मास XCM कितना हो जाएगा, M2 into distance between them on the mass. M2 into distance between them divided by M1 plus M2। वैल्यू पुट कर दीजिए M1 M2 की, तो देखिए M2 पुट करूंगा तो माइनस सिग्मा A2 into R डिवाइडेड बाई M1, सिग्मा कॉमन ले लीजिए, A1 माइनस A2, सिग्मा कैंसिल हो गया। एक फॉर्मूला क्या है आपके पास, XCM will be minus A2 divided by A1 minus A2 into R। याद करने का तरीका क्या है, जिस एरिया को मेरे को रिमूव करना है वो ऊपर आएगा माइनस के साथ, डिवाइडेड बाय जितना एरिया बचा है वो एरिया नीचे है, इनटू दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई सारे क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले पे करेंगे, बार डिराइव थोड़ा करेंगे हर एक के लिए। लीजिए नोट कर लीजिए, बता दीजिए कि मैं ऊपर कर दूंगा, पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग से नोट कीजिए। मीनाक्षी, भावना, वीडियो ऑन कीजिए। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए। सर हो गया। हो गया, तो आंसर निकालिए यहां से कितना आ रहा है इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से कहां शिफ्ट हो गया, लेफ्ट डायरेक्शन। तो -r/3। क्लियर है सबको। यस अब देखिए आपको इसमें कितने भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, मैंने कहा कि सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, आपको बुक में मिल जाएंगे। ये स्फीयर है, स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर का रेडियस
आर है, इसमें मैंने क्या किया, एक छोटा सा स्फीयर, ये आर है, सॉरी ये r/2 है, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया। ये भी स्मॉल स्फीयर है। अब मेरे को बताना है लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर ये सेकंड वाले का रेडियस है r/2। ये डाया हुआ ना सेकंड वाले का r/2। तो सबसे पहले तो मैं क्या देखूंगा, C1, ठीक, और ये होगा आपका C2। ये डिस्टेंस कितनी है टोटल, r, रेडियस के इक्वल है ना, ठीक, और ये डिस्टेंस कितनी है, r/4, डाया का हाफ, ठीक, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r - r/4, 3r/4, ठीक है। तो आपको C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस पता चल गई, 3r/4। यहां पे मैं जिसको रिमूव कर रहा हूं वो मास यहाँ पे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वॉल्यूम में, स्फीयर है वॉल्यूम में, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर्मूला एक्सियम लिख रहा हूँ, -A2 लिखा था तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, B2, वॉल्यूम जितना रिमूव किया डिवाइडेड बाय जितना वॉल्यूम बचा इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। आगे सर में सिंपल से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने ऐसा भी फिगर देखा होगा। कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं मान लूंगा कि कंप्लीट स्क्वायर था, इसमें से छोटा वाला स्क्वायर मैंने रिमूव कर दिया, अब मैं निकाल सकता हूँ ना सेंटर ऑफ मास, ठीक है। चलिए पहला पार्ट कंप्लीट हो गया सेंटर ऑफ मास का। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, थियोरी ऑफ सेंटर ऑफ मास, थियोरी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखिए जब लास्ट टाइम हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे तो वहां पे सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ, पॉइंट मास, ठीक है। तो पॉइंट मास तो एक लीनियर मोशन कर सकता है ना, जैसे एग्जांपल में ले लो, ये आपका व्हील है, डिस्क है, ठीक, ये डिस्क रोटेट हो रहा है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेंटर। बिल्कुल बीच में। कुछ देर के बाद ये व्हील तो आगे पहुंच चुका होगा, यहाँ पे आ गया व्हील, सेंटर ऑफ मास भी इस पोजीशन पे पहुंच चुका। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देखूं तो ये क्या कर रहा है, लीनियर मोशन, ठीक। तो अगर ये पॉइंट मास सिस्टम है, किसी पार्टिकल को लीनियर मोशन करना है तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, फोर्स। जब तक मैं पार्टिकल पे फोर्स नहीं दूंगा वो पार्टिकल मूव नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ इसको देखिए, एक मास है, पहले इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, F net is equal to mass into acceleration of center of mass, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही इसलिए था, ठीक, कि मैंने कहा कि मैं पूरे सिस्टम के एनालिसिस ना करूं, किसके एनालिसिस करूं, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूँ कि उस पे जो नेट फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास।
एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? dv अपॉन dt, मतलब कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का चेंज, यही होगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt, क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास लिख रहा हूं इसलिए मैंने vcm लिख दिया। ठीक है, मैंने कहा कि अगर एफ नेट 0 है किसी भी सिस्टम पे, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या है? 0। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। एक्सीलरेशन 0 कब होगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो या तो वेलोसिटी 0, दोनों केस में एक्सीलरेशन 0 आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब डीसीएम इज 0। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पोजीशन पे है तब भी एक्सीलरेशन 0 आएगा, या तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, दोनों केस में एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? 0। अगर एक्सीलरेशन 0 है इसका मतलब नेट फोर्स कितना है सिस्टम पे? 0 है। ठीक है, यही सब हम लोग बताने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा इफ एफ नेट इज 0 दैट इंप्लाइज एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। इसका मतलब क्या हुआ? वीसीएम 0 होगा या तो वीसीएम कांस्टेंट होगा। वीसीएम 0 होने का मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, और वीसीएम कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सीएम हम लोगों ने क्या लिखा था? m1 x1 सर प्लस ये एफ नेट 0 कैसे हुआ? ये हमने माना है कि एक्सीलरेशन 0 होगा। कब 0 हो सकता है? दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वेलोसिटी 0 या तो वेलोसिटी कांस्टेंट। नहीं सर, एफ नेट जो है वो 0, मतलब एफ नेट जो है वो 0 है, हाँ, तो वो कैसे? ये क्वेश्चन में हमें टिक करना पड़ेगा कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0 और नॉट। अगर नेट फोर्स 0 है किसी भी सिस्टम पे, तब क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। ओके। आप लोग एनएलएम में करते हैं ना मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, वो अभी बताने वाला हूं कि क्यों करते हैं। मैंने एक्सीएम इज इक्वल टू लिखा है m1 x डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैं दो मास सिस्टम मान रहा हूं। ठीक, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? VCM m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा? एक्सीलरेशन m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, एम्स बहुत बार पूछता है असर्शन रीजन में। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे पिक कर रहा हूं। मैंने कहा कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब एसीएम क्या है? 0। आपने इसको 0 कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन है पहला, पहले इसको नोट कीजिए फिर क्वेश्चन लिखना और रीजन साथ साथ में लिखते जाइए, स्टार्टिंग से नोट कीजिएगा। इफ एफ नेट इज 0, बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो विदाउट फोर्स तो मूव करेगी नहीं। क्या? मतलब किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए अरे फ्रिक्शन है तभी फोर्स चाहिए, आइडियल मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं है तो कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं, वो जिंदगी भर ऐसे मूव करता रहेगा। अरे इनर्शियल फर्स्ट लॉ पे अगर कोई बॉडी रेस्ट पे या मोशन में हमेशा रेस्ट या मोशन पे रहेगी अनलेस अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो।
ठीक है, देखिए एफ नेट 0 है, इसका मतलब एसीएम 0 है। अब मेरे क्वेश्चन को लिखिएगा, लिखिए इफ net force on the system, if net force on the system is zero, that implies acceleration of individual particles is zero. True or false? So false. प्रूफ कीजिए। सर इंडिविजुअल पार्टिकल्स तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में भी क्या पता मूव कर रहे हैं। प्रूफ कीजिए, कुछ ऐसा एग्जांपल दीजिए। सिंपल जाएगा ना। एसीएम 0 है तो इसका मतलब A1 A2 ये भी 0 है। सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो नेट फोर्स 0 का मतलब उसमें सर एफ नॉट 0 मान के तो करते हैं, जो ए नेट होता है वो सेंट्रीपिटल वाला होता है उसमें। हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सर इक्वल होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स नेट फोर्स। अरे वो सेंट्रीफ्यूगल, वो तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट ले रहा था। दुनिया में सेंट्रीफ्यूगल नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर स्ट्रिंग में मास लेके अगर मैं उसको रोटेट करूं तो यहाँ पे टेंशन ही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर टेंशन 0 हो जाएगा तो मूव क्यों करेगा? नेट फोर्स 0 नहीं है। अगर नेट फोर्स 0 होता है तो वो मूव ही क्यों करता? सर्कल कर ही नहीं पाता। सर्कल के लिए तो नेसेसरी कंडीशन है सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 12th पास आउट है। सर एक मेटल रॉड को उसके इंडिविजुअल दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, ठीक है, दोनों को मैंने लिया और यहां पे रख दिया। अभी मैं इसको पकड़ के रखा हूं, उसके बाद मैंने रिलीज कर दिया, ठीक। इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, Q2 इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है ना, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। लेकिन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, ये सिस्टम है, दोनों मिलकर एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0, एफ नेट 0 है, ठीक है। एफ नेट 0 इसका मतलब एसीएम 0 है, ठीक। लेकिन अगर मैंने इसको रिलीज कर दिया तो ये एक्सीलरेट करेगा ना। पहले u इज इक्वल टू 0 था, मैंने दोनों को पकड़ के रखा था, ठीक है। और जैसे मैं यहां से रिलीज करूंगा तो ये तो एक्सीलरेट करेगा ना, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये भी एक्सीलरेट करेगा क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। और आपने क्वेश्चन देखा भी होगा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ Q2 एट ए पोजीशन ऑफ x और 10 मीटर। ये है कि नहीं ऐसे क्वेश्चन? यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। ये एग्जांपल है, ठीक है। तो लिख लीजिए इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, और उसका एग्जांपल ये लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर है। यहाँ पे एफ नेट 0 है, एसीएम भी 0 है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि Q1 और Q2 का एक्सीलरेशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों पे इंडिविजुअल फोर्स लग रहा है। क्लियर है यहाँ तक? एसीएम 0 आ गया। इसकी दो कंडीशन थी,
VCM 0, पहली कंडीशन ये ले रहे हैं, VCM 0 का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, ठीक है। VCM 0 कर दीजिए, VCM इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यही था ना। अगर मैंने VCM को 0 कर दिया तो यहां से क्या आ गया, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू 0, यही होगा ना। M1V1 प्लस M2V2 ये क्या है, मोमेंटम। 0 भी तो एक कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या देखा कि अगर नेट फोर्स किसी भी सिस्टम पे 0 है तो मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, ठीक है। ये इनिशियल मोमेंटम मान लीजिए कि स्टार्टिंग में दोनों की वेलोसिटी v1 थी v2 थी, कुछ देर के बाद वेलोसिटी क्या होगी वो निकालनी। ये कॉन्सेप्ट कहां पे अप्लाई करते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन, याद कीजिए यही करते हैं। क्लियर याद तक? Yes. अब याद कीजिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर M1 M2 दो मासेस हैं तो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा R1 और R2 डिस्टेंस पे, तो उसमें कॉन्सेप्ट बताया था कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पोजीशन पे है और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में M1 इंटू R1, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में M2 इंटू R2 दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और वो कब होंगे, जब सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पे हो। इसका मतलब अगर VCM 0 है, ठीक है, VCM 0 का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पोजीशन पे है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पोजीशन पे, इसका मतलब M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे, और ये मेरे को पता कैसे चलेगा कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पोजीशन पे है, यहां से। इफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0 दैट इंप्लाइज सेंटर ऑफ मास इज ए रेस्ट पोजीशन। उल्टा सोचिए, हम तो यहां से यहां पहुंचे थे ना, तो मैं तो देखूंगा कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम अगर 0 है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के रेस्ट पोजीशन पे है। अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पोजीशन पे है तो ये इक्वेशन वैलिड है, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि हमें पता कैसे चले कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पोजीशन पे है। इफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0 दैट इंप्लाइज सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट पोजीशन। और अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पोजीशन पे है तो ये इक्वेशन वैलिड है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसको इनिशियल मोमेंटम मान रहे हैं, लेकिन कंजर्वेशन में तो इनिशियल फोर्स फाइनल होता है। वेट कीजिए, अभी तो स्टार्टिंग है। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, अब ACM 0 है तो पहला केस तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि VCM 0 हो, ठीक है। अब सेकंड केस पे आते हैं। इफ VCM इज कांस्टेंट तब भी एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। VCM कांस्टेंट है तो M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इसको मास तो हमेशा कांस्टेंट है ना, मास तो ना चेंज हो रहा है। अगर कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, कांस्टेंट। तो M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कुछ आ रहा है? Yes.
देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरे को पता है बहुत ज्यादा डिटेल में गया तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे आपसे, ठीक है। तो बस थोड़ा बहुत बता रहा हूँ कि बेसिक नॉलेज होगी ऐसा करते क्यों। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना, वो 2-3 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, एक प्लैंक है जिसकी लेंथ है 20 मीटर और इसका मास है 20 kg। इस प्लैंक पे एक बंदा खड़ा है जिसका मास है 50 और ये संडे आज नहीं लेंगे तो देखिए एक प्लैंक है जो कि सरफेस पे रखा हुआ है और ये स्मूथ है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया, लेकिन ऐसा होता है। मान लीजिए कि अगर मैं प्लैंक पे खड़ा हूं और प्लैंक पे मूव करूं, ठीक है, तो प्लैंक भी मूव कर जाता है, ठीक है। तो मेरे से यही पूछा है कि जब ये मैन दूसरे एंड पे पहुंचेगा तो प्लैंक कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा। लेकिन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैंक, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैंक when man reaches other end, when man reaches other end। देखिए अब क्वेश्चन को पिक कैसे करना है पहले समझ लीजिए कि हम लोग क्वेश्चन को समझें कैसे। सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मैन और प्लैंक मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। मैं खड़ा हूं प्लैंक पे तो मैं फोर्स लगा रहा हूं प्लैंक पे, प्लैंक मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0, ठीक है। इसका मतलब एफ नेट क्या है, 0 है, ये पता चल गया ना हमें, ठीक। अगर एफ नेट 0 है तो इसमें दो कंडीशन आ सकती हैं, या तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट के पोजीशन पे होगा या तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा। अब मेरे को ये कैसे पता चले कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पोजीशन पे, उसके लिए मैंने लिखवाया था कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0, दैट इंप्लाइज सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। इनिशियल मोमेंटम कितना है, मैन क्या है, रेस्ट पे है ना, अब प्लैंक भी क्या रेस्ट पे है, तो मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी कितना हो गया 0। इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, मोमेंटम है ये, पावर में समझ लीजिएगा। मोमेंटम 0 है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पोजीशन पे, दैट इंप्लाइज सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। अब सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो m1r1 इज इक्वल टू m2r2, ये इक्वेशन वैलिड है। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक। अब ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे। पहले मैं मूव कर रहा हूं, कितना मूव किया मैंने 20 मीटर, मैं 20 मीटर चला ना, ठीक। प्लैंक भी मूव किया होगा ना, तो मैंने मान लिया, अच्छा लॉजिकली बताइए प्लैंक कहाँ मूव करेगा, आगे या पीछे, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि प्लैंक यहाँ पे आ गया फाइनली, और ये कितने डिस्टेंस मूव किया इसने x, ठीक। अब देखिए गलती बता प्लस माइनस में होती है आप लोगों से, सिर्फ ये सोचिए कि मैं प्लैंक पे मूव किया, मैं प्लैंक पे चला 20 मीटर आगे, प्लैंक कितना पीछे गया x, तो मैं भी तो प्लैंक पे खड़ा हूं ना, मैं कितना पीछे चला गया x, तो नेट कितना आगे गया 20 माइनस x, तो मैं तो आगे गया ना, तो 50 इंटू 20 माइनस x
जो राइट में मूव कर रहे हैं उसको इक्वेशन के एक तरफ रखिए, और जो लेफ्ट में मूव कर रहे हैं उसको इक्वेशन की दूसरी तरफ रखिए। तो राइट में तो मैन मूव कर रहा था, इसको मैंने रख दिया। लेफ्ट में कौन मूव किया? प्लैंक। कितना मूव किया? x। तो 20 मास इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कितना मूव किया। by 7. 1.4 मीटर। ठीक है। सर यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास दोनों का ले रहे हैं। हाँ, सिस्टम के सेंटर में। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, मैं हाफ एन आवर एक्सटेंड कर दूं? पढ़ना आप ही को है, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? हाँ ऋतिक, सर आज मत लो सर। ज्यादा हो जाएगा सर, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा? अरे 1 घंटे की क्लास ही हुई है। नहीं सर, 1:30। 1 घंटे 5 मिनट। चलिए सिर्फ एक क्वेश्चन और, ठीक है? देखिए करना तो है ही, चाहे आज करें या कल करें। यस सर। आज मैं कह रहा हूं, कल आप कहेंगे सर एक्स्ट्रा क्लास लीजिए, सिलेबस पीछे चल रहा है। नहीं सर, कोई बात नहीं, बात तो सही है सर। ये मान लीजिए बोट है, इसकी लेंथ दी हुई है 10 मीटर। बोट के एंड पे 2 पर्सन है, एक ए है जिसका मास है 80 केजी, एक बी है जिसका मास है 60 केजी। ठीक, अब बोट का भी मास दिया हुआ है 10 केजी, ज्यादा कम हो गया 20 केजी। ठीक है, अब मेरे से ये पूछा गया, जब मैन ए और मैन बी दोनों मूव करें और कहां पे मीट करें? मिड पॉइंट पे, तो बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा? लिखिए, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट when man A and B meet at center. When man A and B meet at center. कीजिए, इक्वेशन सही से बनाइएगा। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है कि नहीं है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 है। नेक्स्ट वीक तक आप लोगों का रोटेशन खत्म हो जाएगा, हो सकता है। अब देखिए,
ये बताइए बोर्ड कहाँ ट्रेवल करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में कि राइट डायरेक्शन में? लेफ्ट, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, ठीक है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में। आंसर नहीं पता, रैंडमली दिया है, देखते हैं, चेक करते हैं। मैंने मान लिया कि बोट इस डायरेक्शन में यहां पहुंच चुका है, ये x डिस्टेंस है। मैन ए कितना डिस्टेंस आगे चल रहा है, 5 मीटर सेंटर पे, लेकिन बोट पीछे चला गया x, तो नेट कितना चला मैन आगे, 5 माइनस एक्स, 80 5 माइनस एक्स, ठीक है। बोट कहाँ जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो उसको इक्वल टू उधर रखेंगे 20 इंटू एक्स। और मैन बी कितना चल रहा है, ये पहले चला 5 और बोट भी इधर चला गया x, तो कितना चला 5 प्लस एक्स प्लस 16 5 प्लस, ये इक्वेशन बनेगी। यहां से x की जो भी वैल्यू है, जो राइट डायरेक्शन में मूव करे उसका इक्वेशन। सर ये 20x बता दो एक बार, ये 20x प्लस क्यों हुआ? बोट का मास कितना दिया हुआ है, बोट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो चीजें राइट डायरेक्शन में मूव करें उसको इक्वेशन की एक तरफ रखिए, जो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करे उसको इक्वेशन की दूसरी तरफ। नोट कर लिया? तो आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास कल सेम टाइम पे होगी, सेम लिंक पे। कल तो संडे है सर, होगी कल? आज नहीं ले रहे हैं। आज नहीं है बेटा। अब देखिए, आप खुद ही सोच लीजिए, अप्रैल से पढ़ते थे तो नेक्स्ट ईयर मार्च तक का टाइम मिलता था, अक्टूबर से पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर मार्च तक का टाइम मिल रहा है, ठीक है। यस सर। ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा ना। यस सर। नहीं तो वीकली कितनी क्लास होती थी फिजिक्स की, तो या 3 ले रहा हूँ, 5 या 6 ले रहा हूँ, है ना। डबल टाइम आधा हो गया, तो मेरे को नंबर ऑफ लेक्चर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। यस सर। ठीक है। मैं एक बात बोलूं? हाँ सर, जब आप पहले हमारी क्लास में एक बार पढ़ाने आए थे, तब मैंने सोचा था कि काश मैं शुरू से सर से क्यों नहीं पढ़ी, सीरियसली बोल रही हूँ, और आज मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। ऋतिक तो पढ़ नहीं रहे हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, मंडे। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।